राधे राधे, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे चैनल नीता क्रिएशन में। और आज मैं आपको कहीं बाहर लेकर आई हूँ। जी हाँ, कहाँ लेकर आई हूँ? ये है हमारा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जो गोमती नगर विस्तार में स्थित है। और आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। किसके लिए है कार्यक्रम? हम अधिवक्ताओं के लिए है, अधिवक्ता समागम है। और इस कार्यक्रम का टाइटल है वर्तमान परिस्थिति में अधिवक्ताओं की भूमिका। संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और इसमें मुख्य अतिथि हैं हमारे भारत सरकार के केंद्रीय न्याय एवं विधि मंत्री श्री किरण रिजिजू जी और उत्तर प्रदेश सरकार के न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी और अपर महाधिवक्ता श्री राघवेंद्र सिंह जी हैं। और साथ में बार काउंसिल और यूपी के सदस्य श्री प्रशांत सिंह अटल जी हैं। तो सभी लोगों ने वर्तमान समय में अधिवक्ताओं की भूमिका के ऊपर बहुत ही अच्छे अपने विचार रखे। वो सब आप उन्हीं के मुँह से सुनिए। माननीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम की नहन निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। मैं गैलरी में खड़े हुए लोगों से निवेदन करूंगा कि स्थान ग्रहण कर लें। ऊपर भी चेयर है, नीचे भी स्थान अभी रिक्त है। कोविड प्रोटोकॉल के लिए जो प्रशासन ने परमिशन दी थी, एक एक चेयर छोड़कर बैठना है कि आप सब लोग स्थान ग्रहण करें। भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पण के बाद मैं अपनी बहनों को कहूंगा वंदे मातरम गीत के लिए। वंदे मातरम गीत के लिए हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और वंदे मातरम गान के लिए सभी अतिथियों का सम्मान किया जा रहा है गुलदस्ता दे करके। कि उनको पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। श्रीमती ज्योति सिक्का जी, अंबालिका जी और बाकी लोग मंच में जो है वो सहयोग करें। मैं अपर महाधिवक्ता श्री विनोद कुमार शाही जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। अपर महाधिवक्ता कुलदीपति त्रिपाठी जी से निवेदन है कि विधि मंत्री आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ब्रजेश पाठक जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। अपर महाधिवक्ता मदन मोहन पांडे जी से निवेदन है मैं मनोज त्रिपाठी जी डीजीसी क्रिमिनल है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि राघवेंद्र सिंह जी को जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं महाधिवक्ता जी को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। व्यवस्था में खड़े लोगों से निवेदन है कि स्थान ग्रहण कर लें, गैलरी से स्थान ग्रहण कर लें। सबसे निवेदन है बिना किसी भूमिका के आज के संगोष्ठी के, आज के विचार गोष्ठी के, आज के समागम के विषय के प्रवर्तन हेतु
और स्वागत भाषण के लिए मैं महाधिवक्ता श्री राघवेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं इन पंक्तियों के साथ कि जीवन का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। आदरणीय राघवेंद्र सिंह। न्याय मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी, अधिवक्ताओं के मध्य अत्यंत लोकप्रिय, जिनका सानिध्य हमें बराबर प्राप्त होता रहता है, उत्तर प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, हम सबके जाने माने प्रखर वक्ता, जिन्हें आप लगभग रोज ही टेलीविजन पर गंभीर चर्चाओं में देखते रहते हैं, राज्यसभा सांसद माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रशांत सिंह अटल, यहाँ उपस्थित सम्मानीय वरिष्ठ अधिवक्तागण श्री कुलदीप त्रिपाठी जी, श्री विनोद शाही जी, श्रीमती ज्योति सिक्का जी, श्री जयकांत सिन्हा जी, यहाँ उपस्थित सम्मानीय वरिष्ठ अधिवक्तागण, मातृशक्ति, अधिवक्ता बंधु, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे मित्रगण एवं उपस्थित बहनों भाइयों, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। केंद्र सरकार के माननीय विधि एवं न्याय मंत्री आज अधिवक्ताओं के अनुरोध पर अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को निरस्त कर हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं की ओर से उनका विशेष रूप से अभिनंदन एवं वंदन करता हूं एवं आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, मुझे इस कार्यक्रम का सहभागी बनने की सरकार बनाएगी, इसका मैं शुरुआती दौर में आपसे अनुरोध करता हूं, बगैर लाग लपेट के, क्योंकि अधिवक्ता मित्र हमारे भाई हैं, परिवार के सदस्य हैं। हम कोई पॉलिटिकल बात आज आपसे करने के लिए नहीं आए। पूरे 5 वर्ष हमने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके सुख दुख में हमेशा मैं हाजिर रहा हूं। हमारा सिर्फ यही केवल एक लाइन में बात मैं कहना चाहता हूं, हम लोग अगर आज से ठान लें, अधिवक्ता मित्र आज से तय कर लें कि आने वाले चुनाव में भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए और पूरे देश के लिए वो लखनऊ में आए हैं, तो जो अरुणोदय 2017 में हुआ था वो प्रचंड रूप से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाह। उत्तर प्रदेश के न्याय मंत्री, हम लोगों के पुराने मित्र आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, राघवेंद्र सिंह जी, प्रशांत सिंह अटल जी और इस स्थान के अधिष्ठाता आदरणीय जगदीश गांधी जी और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वत जन, बहनों और भाइयों, जो न्याय के पथ पर समाज के संचलन के लिए सदा संलग्न हैं। आप सभी अधिवक्ता हैं, अब मैं भी पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो आधा तो वक्ता आप भी हैं और आधे वक्ता हम भी हैं, तो एक अलग प्रकार का नाता भी आपके मध्य आकर अनुभव होता है। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने इस विषय को बहुत अच्छे ढंग से रखा, राघवेंद्र जी ने, ब्रजेश पाठक जी ने, कि संस्कृति और इसके विकास के लिए। तो मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, हम दुनिया में इकलौती संस्कृति है। भाई अधिवक्ता काम क्या है? कोई मुद्दा है तो उस पर डिस्कशन करने की छूट होनी चाहिए। एक बार डिस्कशन हो जाए फिर तय होगा क्या सही है क्या गलत है। पर दुनिया में कहीं भी, किसी भी देश में, किसी संस्कृति में, किसी धर्म में, धर्म पुस्तक पर डिस्कशन की छूट नहीं है। ओनली सरमन एंड प्रीसेप्ट। सुनो और स्वीकार कर लो। नहीं मानोगे नरक में जाओगे, कहीं कहीं है, नहीं मानोगे तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। मगर सिर्फ हम ही एकमात्र संस्कृति है जिसने कहा कि धर्म शास्त्र पर भी शास्त्रार्थ होगा, और शास्त्रार्थ होने के बाद ही तय होगा क्या सही है क्या गलत। और भारतीय संस्कृति में जो वेदों पर शास्त्रार्थ हुआ
उसमें सबसे प्रख्यात शास्त्रार्थ में से एक क्या है? आदि शंकराचार्य और आचार्य मंडन मिश्र के बीच का शास्त्रार्थ। और उस शास्त्रार्थ की मुख्य न्यायाधीश कौन थी? आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई धर्म संस्कृति बताइए जिसने पहले तो धर्म शास्त्र पर शास्त्रार्थ की अनुमति दी हो और फिर किसी महिला को उसका जज बनने का अधिकार दे। इसलिए जो पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कहा, यह संस्कृति कोई साधारण संस्कृति नहीं है, यह विश्व की एक अलग प्रकार की संस्कृति है। और यहां मैं कहना चाहूंगा, अधिवक्ताओं की तो भूमिका जब से राजनीति शुरू हुई है कितनी महत्वपूर्ण रही है। स्वतंत्रता से पूर्व चाहे गांधी जी रहे हों, सरदार पटेल रहे हों, नेहरू जी रहे हों, सब अच्छे प्रखर अधिवक्ता थे। बाद के वर्षों में भी बहुत रहे, अभी स्वर्गीय अरुण जेटली जी तक एक से एक प्रखर वाले अधिवक्ता रहे। परंतु हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि जिन्ना भी अधिवक्ता था और ओवैसी भी अधिवक्ता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सिर्फ तर्क से नहीं, यह भी देखना पड़ता है कि सत्य का पक्ष किधर है। तो जब हम सत्य के पक्ष में खड़े होकर अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो समाज में सन्मार्ग की स्थापना होती है। कैसे? जो न्याय शब्द है ना, ये संस्कृत में नए धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू टेक है। कहां ले जाना? सन्मार्ग की ओर ले जाना। उसी से नीति शब्द बना है और उसी से राजनीति शब्द बना है। तो आप सबका तो वैसे ही यह कर्तव्य है कि सही दिशा में ले चले। तो मानी हुई बात है, जहां सत्य का पक्ष होगा आप निर्क्षीर विवेक करके वो समझने में सक्षम है। अभी जैसा प्रशांत सिंह अटल जी कह रहे थे, इसमें कोई बहुत बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं। उत्तर प्रदेश की अदालतों में जो धमाके हुए, उसमें जिन लोगों ने आतंकवाद के आरोपियों से केस विड्रॉ करने का प्रयास किया, और मुझे याद है उस समय उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं ने यह कहा था कि हम में से कोई मुकदमा नहीं लड़ेगा, और तभी उसके डराने के लिए धमाके किए गए थे। मगर उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं ने संदेश दिया कि वो भय से भयभीत होने वाले नहीं हैं और वो सत्य के पक्ष में खड़े रहे। तो हम बहुत आसानी से यह तय कर सकते हैं कि आतंकवाद से केस विड्रॉ करने वाला सत्य का पक्ष है या आतंकवाद पे कठोरता के साथ जो अभी आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। कि आतंकवाद जो करेगा उसका स्थान कहां होगा? जेल में। कोट अनकोट वो पहले ही बोल चुके हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब हमारी सरकार आई 2014 में केंद्र में, भारत के क्षितिज पर एक अरुणिमा की रेख दिखाई पड़ी। 2017 में वो उत्तर प्रदेश के क्षितिज पर आई, और ये जो परिवर्तन के लिए दिया गया वोट था, इस सरकार बदलने के लिए नहीं था, ये व्यवस्था, मानसिकता, मनोभाव बदलने के लिए था। और मैं कहना चाहूंगा 2017 और 2019 जो फर्स्ट टाइम वोटर था, ये कौन था? ये वो था जिसने या तो आंख ही 21वीं सदी में खोली थी या होश 21वीं सदी में संभाला था। तो ये भारत की मिलेनियम जनरेशन का पहला वोट था जो निर्णायक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, योगी जी और मोदी जी के पक्ष में था। हम आए तो हमने क्या परिवर्तन करने का प्रयास किया? देखिए, मैं आपको उसमें आंकड़े और वो बताने का प्रयास नहीं करूंगा, वो आप लोग प्रबुद्ध हैं, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी और समझी होंगी। मैं सिर्फ ये बताता हूं कि कोई भी सरकार आती है तो हमने 3 प्रकार के काम किए। एक काम वो जो पिछली सरकारें भी कर रही थी, हमने किया, बेहतर तरीके से किया, ज्यादा अच्छा किया, बगैर किसी भ्रष्टाचार के आरोप के लिए किया। जैसे सड़क बनवाना, बिजली, पानी, ये सारे डेवलपमेंट के कार्य वो भी कर रहे थे, हमने भी किया, मगर हम पे कोई आज तक उंगली उठाने की हिम्मत योगी जी की सरकार पर नहीं कर पाई। दूसरा, वो चीजें हैं जो पिछले वाले लोग सोचते रहे होंगे पर करने की हिम्मत नहीं कर पाए। जैसे केंद्र में जीएसटी, भारत के सबसे बड़े वित्तीय संविधान संशोधनों में से एक। तो उस ढंग के जो परिवर्तन कई बार सरकारें सोचती हैं, वो करने की हिम्मत नहीं कर पाती हैं, वो हमने करके दिखाया। जैसे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, हमारी सरकार यूपी में आने से पहले केवल 2 ही एयरपोर्ट थे, लखनऊ और वाराणसी। आज 7 एयरपोर्ट। तो हमने, शायद उन्होंने भी सोचा होगा मगर वो कर नहीं पाए। और तीसरे प्रकार के कार्य वो होते हैं जो पिछली सरकारों के सोच में ही नहीं आए। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आज
लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और अभी 2 दिन पहले यहां ब्रह्मोस मिसाइल का शिलान्यास हुआ है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण उत्तर प्रदेश में होगा, लखनऊ में। हमारी सरकार केंद्र में आने से पहले हम सब मोबाइल प्रयोग करते हैं। भारत मोबाइल हैंडसेट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर था, मगर हमारे यहां केवल 2 फैक्ट्रियां थी। आज पूरे देश में 140 मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री हैं और दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। ये शायद वो सोच नहीं पाए। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। जब मोदी जी की सरकार आई तो उत्तर भारत में पावर का कंजम्पशन जरूरी है, तो पावर के लिए हमने क्या किया, हमने सोलर एनर्जी की तरफ ध्यान दिया। ये सोचा होगा किसी ने, परंतु ये नहीं सोच पाए होंगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और उसका केंद्र भारत में बनेगा। भारत लीडर बनेगा सोलर एनर्जी। एक और उदाहरण देता हूं। आज सब हम जानते हैं, अभी कोविड का दौर आया तो च्यवनप्राश आयुर्वेदिक दवाएं सभी खाने की बात करते थे। बहुत से दुनिया में परंपरागत जो मेडिसिनल साइंसेस अवेलेबल हैं, परंतु किसी ने नहीं सोचा कि WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक संगठन बनाएगा और उसका केंद्र भारत में होगा, यानी आयुर्वेद उसको लीड करेगा। ये वो कार्य हैं जो पिछली सरकारें शायद सोचती रही। क्रांति की ज्वाला जरूरत पड़ गई है, फिर तुम्हारी आज भारत को जरूरत पड़ गई है, फिर तुम्हारी आज भारत। आदरणीय मुख्य अतिथि, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय रामचंद्र त्रिवेदी जी, आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी, आदरणीय प्रशांत सिंह जी, यहाँ काफी वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं और हमारे काफी यंग मुझे दिखाई दे रहे हैं लॉयर्स, मेरे लॉयर साथी बोलना पड़ेगा जब तक मैं इस देश का वेरी गुड, हम मिलकर के काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वक्ता और अधिवक्ताओं के बीच में मुझे क्या कहना है। मुझे सुधांशु त्रिवेदी जी का सुनने के बाद लगता है कि ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, वैसे मेरा आदत नहीं है, लेकिन आपने जब मुझे यहाँ बुलाया है 2-3 बातें मैं जरूर कहूंगा। हम लोग बचपन में जब अपने गांव में पढ़ते थे तो हमारे जो टीचर्स थे, जो हमारे गुरु होते थे, वो ज्यादातर यूपी बिहार के होते थे और यूपी भी लखनऊ से पूर्व की और पूरे के पूरे पूर्वांचल और बिहार, यहाँ से सबसे ज्यादा टीचर्स अरुणाचल प्रदेश में हमको पढ़ाते थे। तो थोड़ा जो कुछ भी मेरा पास ज्ञान है, चाहे देशभक्ति का ज्ञान हो या थोड़ा कुछ रामायण महाभारत का ज्ञान हो, ये सब यूपी बिहार का ही देन है उन गुरुजनों से। लेकिन बाद में हमारे वहां से एक टीचर हुआ करता था, बहुत अच्छा टीचर है, वो रिटायरमेंट हो गए और रिटायरमेंट होकर के यहाँ आए। 2014 में मैं गृह राज्य मंत्री थे, तो मेरे पास में आए वो, तो मैंने कहा गुरुजी आप रिटायरमेंट हो गए तो आप कहाँ बैठेंगे। तो कहा कि अब रिटायर हो गए हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहना है, अपने गांव में रहना है, लेकिन एक मुसीबत आ गया है। तो मैंने कहा क्या मुसीबत है। कहा कि मैं इतने साल में अरुणाचल प्रदेश में सर्विस किया और जब रिटायरमेंट हो गया तो सोचा शांति से अपने गांव में बैठेंगे,
लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद यूपी में आए तो कहा उनके जो जमीन थे वो लोगों ने कब्जा कर लिया। तो मैंने पूछा कि जमीन तो आपका है? बोला कि जमीन तो बाप दादा के समय से मेरा ही था, लेकिन जबरदस्त लोगों ने कब्जा कर लिया। तो मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम था, तो थोड़ा न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, इसके बारे में भी थोड़ा चिंतित रहता ही था। तो मैंने फोन किया 2014 में, यहाँ एसपी थे, मैंने एसपी को फोन किया, आईपीएस ऑफिसर है, बोला कि ये जो सुनाई दिया ये ठीक नहीं है, आप तो डिस्ट्रिक्ट का एसपी है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो उन्होंने शाम को मुझे फिर फोन किया, बताया हाँ सर गड़बड़ किया है, यहाँ के कुछ जो वर्ग है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने जबरन उनके जमीन को कब्जा कर लिया है। तो बोला सर मैंने इंस्पेक्टर को बोल दिया है कि उनको तुरंत खाली करके ओरिजिनल जो रिटायर्ड टीचर है उनको जमीन वापस दिया जाए। तो एसपी ने ऑर्डर कर दिया, इंस्पेक्टर ने गया, उन लोगों को कहा कि ये जो कर रहे हैं आप लोग गलत कर रहे हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगले दिन मुझे पता चला वो एसपी को ही ट्रांसफर कर दिया डिस्ट्रिक्ट से। तो वो टीचर फिर आए, बोला सर आपने बहुत कोशिश जरूर किया लेकिन ये हाल हो गया। तो मैंने कहा भाई जब एसपी का ही ट्रांसफर कर दिया तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए आप इंतजार कीजिए, जब बीजेपी का सरकार बनेगा तो आपका जमीन वापस दिलाऊंगा मैं। और जब यहाँ योगी जी मुख्यमंत्री बने और उनको अपना जमीन वापस मिल गया और अभी शांति से बैठे हुए। एक छोटा सा उदाहरण जो है, लेकिन जिन्होंने सरकार चलाया उत्तर प्रदेश, उन्होंने जो हालत कर दिया, बताते हुए भी शर्म आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं बीजेपी का मेंबर हूं और भारतीय जनता पार्टी का, वैसे आप लोग सोचता होगा कि मुझे देखने में काफी यंग है, मैं इतना जवान नहीं हूं जितना देखता हूं, काफी सीनियर हो गए हैं। तो बीजेपी का मेंबर है करके ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने के नाते मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था हम लोग, हमारे वहां में उस जमाने में काफी बंदूक होते थे, लोग बंदूक रखते थे। हर एक परिवार कहते थे कि बंदूक खरीदने के लिए कानपुर जाना है और जूता खरीदने के लिए आगरा जाना है, इतना फेमस पान खाने के लिए बनारस जाना है, ऐसा फेमस था। लखनऊ तो अलग ही नाम है। लेकिन बाद में जब हम राजनीति में आए, धीरे 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 उत्तर प्रदेश का जितना जो ये बहुत ही फेमस, बहुत ही नामी जो शहरों में से जितने भी यहाँ उत्तर प्रदेश में थे वो पीछे चले गए और मुंबई आगे निकल गए, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, ये सारा शहर किसी भी ह्यूमन इंडेक्स में डेवलपमेंट का कोई भी पैमाना आप देखेंगे वो उत्तर प्रदेश को आगे छोड़ के चले गए। लेकिन अब ये वापस आ रहा है, उत्तर प्रदेश का जो गौरवपूर्ण इतिहास फिर से वापस लौट रहा है। ये जो पिछले 5 साल, लगभग 5 साल अभी कंप्लीट होने वाले हैं, वो मैंने बहुत गहराई से देखा है। मैं इसमें राजनीति नहीं देखता हूं, मैं देश का एक चमकता हुआ प्रदेश में देखता हूं, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने पूरा दुनिया देखा है। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या है, अगर उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इतना बड़ा प्रदेश है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, दुनिया में अगर दुनिया को बदलना है तो भारत को बदलना होगा, क्योंकि भारत दुनिया का लगभग 17% जनसंख्या दुनिया का भारत है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश को बदलना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारा चीज नहीं कहूंगा, 1-2 बातें हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है और मैं इस मंत्रालय को देख रहा हूं इस वक्त। तो लेकिन उनका हिंदी के प्रति जो प्रेम, वो जो परिलक्षित हुआ है, उससे हम अभिभूत हैं। वक्ताओं के
लिए जो योजनाएं दी हैं जो केंद्र सरकार से, उन्होंने जो हम अब सबके लिए। इस प्रकार से इस कार्यक्रम का समापन हुआ और मधुरिमा से चाय नाश्ते का इंतजाम था हम लोगों के लिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। राधे राधे। ओम नमः।